जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज हम लूसेंट के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट चला रहे थे, यानी कि लूसेंट के एमसीक्यूज बुक से जो लेसन का डिस्कशन करा रहे थे, उसका आज तीसरा लेसन है। इसमें मैं आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें लेसन का डिस्कशन कराने वाला हूं। देखिए, इससे पहले एक वीडियो में पहले और दूसरे लेसन का डिस्कशन मैंने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत देख लें। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। देखिए, लूसेंट की बुक है और लूसेंट की बुक का महत्व बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये तीसरा लेसन है। तीसरे लेसन का चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, एक सेकंड दोस्तों, पृथ्वी की, जी हाँ, अब देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो ये क्या है स्रोत? ये है दोस्तों भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे, ये लाइन से है कि लाइन से याद कर लीजिएगा, सियाल, सीमा फिर निफे। और इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वेस के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, अभी आपको बताया कि सियाल, सीमा एवं निफे। सियाल पहले नंबर पे, फिर सीमा दूसरे नंबर पे, फिर निफे तीसरे नंबर पे, एकदम लाइन से लिखा हुआ था। क्या हो जाएगा? 2 1 3, 2 1 3, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम लाइन से ध्यान रखिएगा, सियाल, सीमा, निफे, और इसका विभाजन स्वेस के द्वारा, सियाल, सीमा, निफे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, ये बात सत्य है दोस्तों। फिर से देख लेंगे, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ, ये भी सही है। क्रोड में निकेल तथा लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, ये भी सही है। तो तीनों के बारे में बता दिया गया कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें, सीमा में बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टानें, और क्रोड में निकेल और लोहा जैसी तत्व हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो अभी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता किसमें बताया गया था? ये देखिए, सीमा में, तो ये सीमा हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की अधिकता है? तो किसमें? निफे में है, ये निफे में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? एक सेकंड दोस्तों, ये निफे में हो जाएगा, ऑप्शन 6। पांचवे का क्या हो जाएगा? बेसाल्ट चट्टानें, तो ये सीमा में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था, उन्होंने ही इसे खोजा था। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर की दूसरी परत का क्या नाम है? तो सियाल, फिर सीमा, सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, तो ये सीमा हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है, जो कि किसमें पाया जाता है? निफे में। निकेल और लोहा किसमें पाया जाता है? निफे में। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो दोस्तों, क्या कैसे बांटा था? सियाल, सीमा, निफे में बांटा था, सबएस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबएस्टम नहीं है। क्या क्या है? सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य परपटी या पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये मापी गई है दोस्तों 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर स्थल मंडल की ऊंचाई मापी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। अगर आपने पढ़ाई की है, लूसेंट बुक से पढ़ा है, तो रिवीजन करते चलिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए, अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ये है सी 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। यानी कि अगर हम ऊपर से 32 मीटर तक गड्ढा खोदें, तो ये इसका 32 मीटर के बाद तापमान कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। और 32 मीटर अगर हम खोदें, यानी कि ये 64 मीटर तक अगर हम खोद दें गहराई, तो कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि प्रति 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। देखिए, अभी तक किसमें किया गया था? सियाल, सीमा एवं निफे में किसने किया था? तो स्वेस ने। अब कह रहा है कि भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है, यह विभाजन किसने किया है? यानी कि भूपटल, मेंटल और कोर में विभाजन किसने किया है? तो ये ग्रांट ने किया है। ग्रांट ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रांट ने भूपटल, मेंटल और कोर में किया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। जी हाँ। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में
महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मोटाई अधिक है और छिछला है, लेकिन घनत्व अधिक नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किसमें पाया जाता है? सीमा में। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 18 का आंसर देंगे। कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, ये अभी ऊपर बताया गया। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी भाग प्लास्टिक की अवस्था में कैसे हो सकता है? तो यही कथन असत्य है। जब एक ही कथन असत्य मिल गया, यानी कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं। स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सभी स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये दोस्तों अभी ऊपर बताया था कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मापी गई है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये मेंटल को कहा जाता है। मेंटल को। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम की। सिलिका एवं मैग्नीशियम की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 68%। एक सेकंड दोस्तों, 68%। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है? तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। एक सेकंड। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? 25 का आंसर देंगे। किस तत्व की होती है? तो लोहा और निकेल की। लोहा और निकेल की। और ये किस में पाया जाता है? निफे में। निफे में भी लोहा की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। सही है। महासागरीय बेसन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता, ये भी सही है। कोर को बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का था। 83.5% मेटल में व्याप्त है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो ये दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? गहराई में वृद्धि के अनुसार यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कौन सा है? तो पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। परतदार, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, भूप्रपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही, तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ये लोहा बीच में आ गया। पहले एल्युमिनियम होगा, फिर लोहा होगा। ये डी आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर देंगे, ये पाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा भूप्रपटी में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग 30 किलोमीटर है, अभी ऊपर बता चुके हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? 32 का आंसर देंगे। ये बना हुआ है लोहा। लौह और निकल। लौह और निकल क्रोड में प्रधानता होती है। वलन क्रिया किसका उदाहरण है? वलन क्रिया किसका उदाहरण है? तो ये है दोस्तों वलन पर्वत, वलित पर्वत, ये सभी आपने सुना होगा। तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का है, वलन पर्वत, वलित पर्वत। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों सीएल। चलिए, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अगला लेसन अब हम देख लेते हैं। अगला लेसन कौन सा है? महाद्वीपीय महासागरीय नितल की उत्पत्ति। तो चलिए, इसके पहला प्रश्न देख लेते हैं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं दोस्तों? तो ये हैं ए प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ये पाया जाता है 29.2%। 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं वेगनर। वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, अभी आगे के चैप्टर में आपको क्वेश्चन कठिन मिलेंगे। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएँ। आगे की सभी तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि लगभग 74 लेसन हैं। 74 लेसन केवल ज्योग्राफी के हैं दोस्तों, और इसमें पूरा जीके जीएस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब आ जाते हैं, सब आपको कराया जाएगा। देखिए, कार्बोस्फीयर युग में
विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, या किसकी मान्यता है? किसने कहा था कि ऐसा संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे? तो ये भी वेगनर ने ही कहा था, और इन्होंने क्या दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था 1960 में। 1960 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये किसने किया था? देखिए अगला प्रश्न है कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हैरी हैस ने। हैरी, देखिए एक बार देख लेंगे, हैरी हैस ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, किस दिशा में हुआ और वह कौन सा है? तो वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशा में। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? पेंजिया का विखंडन किस युग में? तो ये कार्बोनीफेरस युग में। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेगनर के अनुसार, देखिए अभी आपको बताया था कि वेगनर ने ही कहा था कि कार्बोनिफेर युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, ये भी वेगनर ने ही कहा था। तो पहला तो वो हो जाएगा, पेंजिया टिथिस सागर नामक महासागर से मिला हुआ था। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये टिथिस सागर कहाँ पे स्थित था? जिस वक्त ये वर्तमान में जहाँ पे हिमालय स्थित है वहाँ पे पहले ये टिथिस सागर या टेथिस सागर बहता था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिमालय की जगह पे पहले कौन सा सागर बहता था? तो ये टेथिस सागर ही बहता था। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस लेसन का देख लेते हैं। देखिए इसमें इतने ही लेसन है, शायद ये पुरानी बुक का पीडीएफ है। नए बुक का पीडीएफ जैसे ही मिलेगा आपको बचे हुए क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी बेकार नहीं होता है, पुरानी बुक का हो या नई बुक का हो। नई बुक जब आप उठाएंगे तो उसमें भी यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन भले ही ज़्यादा दे दिया गया है, नई बुक मैंने पूरी पढ़ी हुई है। तो देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? 10वीं का आंसर देंगे कौन सा है? तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। और देखिए दोस्तों, सभी चैप्टर आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आराम से रिवीजन करते जाना है, अगर आपने पढ़ा है। और देखिए दोस्तों, केवल वीडियो के भरोसे नहीं रहना है। एक बार अगर आपको किताब मिले तो उस किताब से अपनी तैयारी जरूर चेक कीजिएगा। बाकी वीडियो से आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा आईएएस ही बना दूंगा, पर आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी अगर स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से इसमें काफ़ी प्रश्न फंस सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस बात का फ़ायदा मिले और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए हुए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? पहला आंसर है ये सी हो जाएगा, अक्षांश कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। चलिए पूरा ज़रूर देखिए वीडियो, अगर आप देख ही रहे हैं तो पूरा ज़रूर वीडियो देखें, वरना कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है अगर आपने बीच में छोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा वृत्त का उदाहरण है? अगर आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सरल हैं तो भी एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, क्योंकि आपका रिवाइज होता जाएगा। रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, जितनी भी बार आप रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छी बात रहेगी। निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? दूसरे का आंसर देंगे, बृहत वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा। बृहत वृत्त भूमध्य रेखा, याद रखेंगे, बृहत वृत्त भूमध्य रेखा। मैं आपको रिपीट कराते चलूँगा, बृहत वृत्त भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये कैंसर वेंसर की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक उपकरण ना समझ लीजिएगा, अभी ये ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये होगा आंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ यानी पोल की ओर बढ़ने पर क्या होगा? हल्का सा घटता है, यानी कि जब आप पोल की ओर बढ़ेंगे तो पृथ्वी अपने ध्रुवों पर हल्की सी चपटी हुई है। चलिए ये प्रश्न देख लेंगे, सुमेलित करना है। एक सेकंड दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है कि उसमें क्या से क्या, कहाँ से क्या मिलाया जाएगा। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, भूमध्य रेखा कहाँ है? तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, कर्क रेखा 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, हाँ 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है दोस्तों। और ये मकर रेखा तो 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर ये कोई भी दिशा नहीं होगी। आर्कटिक वृत्त क्या हो जाएगा? तो ये एक सेकंड दोस्तों फिर से देख लीजिए, भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री पे उत्तर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। वही तो मैं सोचूं, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा आपका,
आर्कटिक वृत्त कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। मैं फिर से मिला देता हूँ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा कहाँ हो जाएगा, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। मकर रेखा ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। आर्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। भूमध्य रेखा हो जाएगा आपका 0 डिग्री की ओर, बिल्कुल। कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। चलिए, मकर रेखा हो गया आपका 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। अब बचा आर्कटिक वृत्त, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, और अंटार्कटिक वृत्त तो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। चलिए आगे प्रश्न बढ़ेंगे, इसमें से ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है, धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो ये बराबर होती है 111 किलोमीटर के। एक अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अभी क्या बताया था, भूमध्य रेखा कितने अंश पे होती है, तो ये 0 डिग्री पे। और कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि एक भूमध्य रेखा करती है, तो दूसरी कौन सी अक्षांश रेखा है, दूसरी कौन सी अक्षांश रेखा है, तो ये है, कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है, केवल एक भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पे होती है वही विभाजित करती है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से उसे कहाँ से गुजरती है। देखिए अभी बताया, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। तो ये निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है, 8वें का आंसर देंगे, ये गुजरती है मालागासी से। मालागासी से मकर रेखा गुजरती है। एक वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, क्या कहलाती है। अभी आपको बताया कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, एकमात्र रेखा। और कितने डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री पे होती है। चलिए आपको रिवीजन कराते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्षांश भूपृष्ठ पर बस आप वीडियो पूरा देख लीजिए, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पढ़ें तो, अगर नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, 2 बार ये वीडियो देख लीजिए, और क्या, कोई बात नहीं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी कौन सी है, तो ये हो जाएगी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अब भूमध्य रेखा ही 0 डिग्री पे होती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसी से सारी अक्षांश भूपृष्ठ पर नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है दोस्तों देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब ये रेखा ऐसी गई है तो ये ऐसी प्रतिच्छेदित करेगी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, तो ये बी गोरे नाम से जानी जाती है। देखिए अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो ऊपर जो 3 डॉट बने हुए हैं वहाँ पे जाके प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लीजिए। आप प्लेबैक स्पीड को 2x कर लीजिए, तो वहाँ से आपको वीडियो अच्छे से दिखाई देगा और टाइमिंग भी कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, ये होता है 4 मिनट का। चलिए दोस्तों, 4 मिनट का होता है। आप बताइएगा कि ग्रीनविच टाइम से भारत कितना आगे या कितने घंटे आगे या पीछे है, ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, सदैव दिन व रात की अवधि कहाँ पे समान रहती है, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि ये 0 डिग्री पे होता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तापक्रम कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये भी भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बिल्कुल गलत है। तो जब यही असत्य हो गया तो बाकी सारे सत्य होंगे। पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये सत्य है, ये ट्रू है। किसी भी स्थान का प्रधान याम में उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और बाकी दोनों विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये भी सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, ये भी सही है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है सी लगभग 111 किलोमीटर। अभी आपको ऊपर बताया था 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। एक सेकंड दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सॉरी, कुल 180, कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। कुल कितने हैं, 180 अक्षांश है।
चलिए आगे प्रश्न देख लेंगे, देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या कितनी है, तो ये है कुल 360, कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। विषुवत रेखा के समानांतर समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 25 ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा, एक सेकंड, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो ये फिलीपींस से होकर नहीं जाती, बाकी चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से होकर मकर रेखा गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो ये 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है। तो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी ध्रुव का। निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है। किसका मिलान गलत किया गया है ये आपको बताना है। तो किसका मिलान गलत है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बिल्कुल सही है। देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होगा, इसका मिलान गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश में नहीं है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ढूंढेंगे, ये बी हो जाएगा। मकर रेखा कितने में है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समान समय अंतराल के बराबर होती है। 31 देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो ये ए हो जाएगा 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम कितना है। तो ये ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अभी आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। कहाँ पे दिन और रात समान होते हैं। अभी आपको ऊपर बताया कि भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर स्थित है, दिन और रात समान होते हैं। SSC 2015 का प्रश्न है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो ये सिंगापुर है दोस्तों। दोस्तों ग्रह बोल दिया कि सर्वाधिक निकट कौन सा देश है। तो ये सिंगापुर देश है। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन में चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन चारों से होकर अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है। चारों के नाम आप याद कर लेंगे। मकर रेखा सॉरी दोस्तों, मकर रेखा होकर गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, चारों से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यानी कि इनमें से 3 से होकर गुजरती है और 1 से होकर नहीं गुजरती है। तो कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है दोस्तों, और मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। ये कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल। मतलब जो भी रेखाएं ऐसे ऐसे मानचित्र पर बनाई गई हैं वो सभी भौगोलिक रेखा जाल यानी कि सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो ये किस किस के बीच करता है। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम अगला लेसन देखेंगे। अगला लेसन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय। अभी कुछ सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं और इनमें कम कम प्रश्न भी हैं। इन लेसनों में अलग अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है, पर आगे के प्रश्न सरल रहेंगे। जब 200-200 300-300 प्रश्न एक एक लेसन में रहेंगे तब एक दिन में एक ही लेसन हो पाएगा एक वीडियो में, तब मज़ा आएगा दोस्तों। पर अभी ये वीडियो रिवाइज़ करने के लिहाज से, रिवाइज़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये वीडियो से आराम से रिवाइज़ कीजिए। चलिए अगला लेसन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन सा कहलाता है। तो ये 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण सन 1884 में सबसे पहले किया गया था।
ये कौन से देशांतर में? तो 180 देशांतर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। यहाँ पे बताया था पहले वीडियो में, पहले क्वेश्चन में। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, क्यों टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है? ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये है एल्यूसियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय होगा 5:30 बजे शाम। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो पृथ्वी को कुल 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 डिग्री 82 से ही 1/2 डिग्री ईस्ट की ओर से। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ये किया जाता है इलाहाबाद से। ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IFT के बीच समय अंतराल कितना है? कितना समय अंतराल है? 5.5 घंटे है, 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो ये नैनी का है। नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो ये है दोस्तों 2 घंटा। सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समूह का अंतर 2 घंटा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? कितनी बार होती है? तो ये कुल 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 12 घंटे आगे है तो वह स्थान होगा 180 डिग्री ईस्ट की ओर। ग्रीनविच का समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर उसका समय क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शाम 3:30 बजे। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? काहिरा में क्या समय होगा दोस्तों? ये देख लेते हैं एक बार। तो ये रात्रि के 2 बजे होंगे, 2 बजे रात्रि के। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? 20 का। आंसर देंगे तो ये 1 घंटे का होगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो ये होगा डी 35 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? तो ये है बी यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर है? तो ये अंतर है 4 मिनट का। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है, एकदम सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब यहाँ बेरिंग सागर में रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है तो उत्तरी अक्षांश में यह रेखा पश्चिम की ओर नहीं मोड़ी गई है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में किस एक में घड़ी का एक समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों में समान नहीं होता है? 26 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये सी अदिस अबाबा इथियोपिया में नहीं होता है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक समय का स्थानीय समय 5:30 बजे शाम है। निम्नलिखित में यह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? कौन सी जगह पे है? तो ये 75 डिग्री पूर्व पे है, जब स्थानीय 5:30 बजे हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो वह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर।
दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट तथा शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर कितना होगा। ये होगा दोस्तों 80 मिनट का। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों।